हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी इसकी भर्ती अभी निकली है, उसका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आपको भरना सिखाएंगे। कौन कौन सी गलती जो है आपको नहीं करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपको यहाँ पर नीड रहेगी फॉर्म भरते टाइम पे, सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये वेबसाइट है rrbapply.gov.in। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट के द्वारा ही रेलवे की जो भर्ती आती है उनके फॉर्म यहाँ पर भरे जाते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे तो आपको अप्लाई का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने 2024 के अंदर जो रेलवे में अलग अलग भर्ती निकली, चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, आरपीएफ की हो, तो अगर उस समय फॉर्म भरा है तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यानी जो पहले का अकाउंट बना है उससे दोस्तों आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने, देख पहले यहाँ लिखा भी आ रहा है कि अगर आपने 2024 की कोई भर्ती का फॉर्म भरा है तो आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ इन शॉर्ट में। यहाँ पर देखिए, आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपका नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल डालना है और आपका आधार वेरिफिकेशन करना है। एक पासवर्ड आपको सेट कर लेना है और उसको ध्यान रखना है। कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट करना है। इतना सा काम करना है, आपका दोस्तों जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब चूंकि हमने अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है तो हम ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। पहले हमने जो अकाउंट बना रखा है उसका ईमेल या मोबाइल नंबर दोनों में से एक कोई सा भी डाल सकते हैं और पासवर्ड आपको डाल के आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस समय जो भी यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर चल रहा होगा वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए, करंटली यहाँ पर एक यहाँ पर शो हो रहा है जो कि है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक आप 200 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको आरआरबी चूज करना है, जिस भी आरआरबी से दोस्तों आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आरआरबी चेन्नई यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और आई एम नॉट करेंटली डेबर्ड इस पर क्लिक करना है। आप जिस भी आरआरबी से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आप उसके अनुसार यहाँ पर आरआरबी चूज करें और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमने पहले एक फॉर्म फिल कर रखा है तो वहां से इसने कुछ यहाँ पर डाटा यहाँ पर ले लिया है। आपका जो फॉर्म है दोस्तों 5 स्टेप में यहाँ पर भरा जाएगा, जिसमें देखिए पर्सनल डिटेल है, उसके बाद अदर डिटेल है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल फोटो एंड डॉक्यूमेंट और लास्ट में है पोस्ट प्रीफरेंस, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आते हैं पर्सनल डिटेल के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, इसने क्या है कि ऑटोमेटिकली हमारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर पहले हमने जो फॉर्म भरा है वहाँ से दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले ली है। जिसमें आप देखेंगे जैसे कंट्री आ गई है, डेट ऑफ बर्थ आ गया है, एज कैलकुलेट कर दी है। ये दोस्तों आपने जो अकाउंट क्रिएट किया है ना, वहाँ से ऑटोमेटिकली ये डिटेल यहाँ पर सारी की सारी आ चुकी हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये आप मेरिटल स्टेटस आप डाल सकते हैं। आपका क्या है, रीजन आप हिंदू, मुस्लिम, सिख जिससे बिलोंग करते हैं वो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर आप मदर टंग, आपकी मातृभाषा क्या है वो आप डाल दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि आपको किस लैंग्वेज के अंदर एग्जाम देनी है। देखिए, बाय डिफॉल्ट आपका इंग्लिश होता है, इंग्लिश में आपका पेपर खुलेगा, लेकिन इंग्लिश के साथ कौन सा आपका लैंग्वेज रहेगा उसके लिए आपको चूज करना है। तो अगर आप यहाँ पर हिंदी चूज करते हैं लैंग्वेज में, तो आपका जो पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ओपन होगा। तो जिस भी भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, परमानेंट विजुअल मार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका मेडिकल होगा तो इस समय यहाँ पर चेक किया जाता है आपकी बॉडी के ऐसे कोई से भी 2 निशान, जैसे कोई चोट का निशान हो गया, परमानेंट ध्यान रखना, जिसे हटाए नहीं जा सकते। तो जैसे तिल पॉइंट होते हैं वो क्या रिमूव हो जाते हैं लेजर वगैरह से, लेकिन जो इंजरी के मार्क्स होते हैं, ठीक है, वो दोस्तों हटते नहीं है। तो ऐसे में आपको आइडेंटिफाई करना है आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं चोट का निशान वगैरह होगा, तो कोई से भी 2 निशान आपको यहाँ पर लगा देने हैं। ये करने के बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कम्युनिटी डिटेल्स है उनके बारे में पूछ रहा है। यानी कि देखिए, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी होती है, SC ST EWS OBC, जिसे भी आप बिलोंग करते हैं वो दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने OBC सेलेक्ट किया है और OBC में पूछ रहा है कि आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो या फिर क्रीमी लेयर में। देखिए, अगर आपके परिवार की जो वार्षिक आय है अगर 8 लाख से ऊपर है तो आप दोस्तों क्रीमी लेयर में आते हैं।
क्रीमी लेयर को कोई रिजर्वेशन में बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपके परिवार की इनकम 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, और उस समय दोस्तों आपको जो है आरक्षण में बेनिफिट मिलता है 27%। साथ ही दोस्तों आपको एज रिलैक्सेशन में बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा है कि नेम ऑफ द कास्ट, आपकी कास्ट का नाम क्या है। तो देखिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें ही लिखा होता है, वहाँ से आप इसको ढूंढ सकते हो। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डालने होंगे, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें ऊपर की तरफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसने इशू किया है वो आपको सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से इशू हुआ है वो आपको डालना रहेगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो दोस्तों आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चाहिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस तारीख को जारी किया गया है वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर डालना रहेगा। तो चलिए ये चीज़ मैं फिल कर देता हूँ। इसके बाद देखिए आपसे पोस्टल एड्रेस यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपके दो प्रकार के एड्रेस हैं, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर आप बेसिकली रहते हो, आपका फैमिली वगैरह रहता है, जहाँ पर आपका घर है वो आपका परमानेंट एड्रेस है। और प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आप टेम्परेरी रह रहे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप रूम रेंट लेके रह रहे हो, ठीक है, और थोड़े दिन बाद में वापस घर चले जाओगे तो वो एड्रेस है। तो आप इसमें आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर डालिए, क्योंकि रेलवे की तरफ से मान लीजिए कोई भी कम्युनिकेशन आता है, रेलवे की तरफ से कोई भी लेटर वगैरह आता है तो वो दोस्तों इस एड्रेस पर आ सकता है, या वेरिफिकेशन अगर करेगा रेलवे तो दोस्तों इस एड्रेस पे करेगा। तो आप जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर डाल लीजिएगा जहाँ पर आप रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एड्रेस हम डाल देते हैं और इसके बाद दोस्तों हम सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है, और वो है अदर डिटेल। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है जैसे आप एक्स सर्विसमैन तो नहीं हैं, या आप माइनॉरिटी से तो नहीं है। जैसे पहले पूछ रहा है आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप अगर आपके ऊपर ये सारी चीज़ें एलिजिबल है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। जैसे पहले पूछ रहा है एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो हमने बोल दिया नहीं। उसके बाद आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो अगर आप हैं तो यस, अदरवाइज नो। इसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप ईबीसी हैं। देखिए ईबीसी क्या होता है, ऐसे लोग जिनके परिवार की इनकम होती है 50,000 से कम होती है, बेसिकली जिन्हें बीपीएल कार्ड वाले बोलते हैं, वो यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास तीन चीज़ें हैं रेलवे की तरफ से जारी होने वाली, या आपका बीपीएल कार्ड है, या आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है जिसमें आपके परिवार की इनकम 50,000 मंथली जो है 50,000 मंथली अगर उससे कम है, या दोस्तों इज्जत एमएसटी जो रेलवे जारी करता है वो है, तो दोस्तों आप ईबीसी का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपका जो फीस लगती है 500 रुपये, उसकी जगह दोस्तों आपकी 250 रुपये लगती है, लेकिन इसका कोई आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमारे ऊपर लागू नहीं है, इसलिए हमने नो पे क्लिक कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है क्या आप ऑलरेडी रेलवे में सर्विस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप ऑलरेडी रेलवे में सर्विस करते हैं तो आपको यस करना है। यस करने के बाद आपसे पूछेगा क्या आपने एनओसी के लिए अप्लाई कर रखा है। क्योंकि आपने फॉर्म भर ही रहे हैं तो पहले आप एनओसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए पहले फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद यहाँ पर एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जो है इसके ऊपर नो कर दीजिए, और किस कैटेगरी में आप काम करते हैं वो आपको डालना है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो गया, किस जोन कौन सा प्रोडक्शन यूनिट है वो आपको डालना है, आपकी रेलवे का एम्प्लॉय नंबर वो आपको डालना रहेगा, या आपका रेलवे का जो एचआरएमएस आईडी है वो आपको डालना रहेगा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डालना है, और लेंथ ऑफ सर्विस ऑटोमेटिक काउंट कर देगा। अगर आप रेलवे सर्वेंट नहीं है तो आपको दोस्तों इसके ऊपर नो के ऊपर क्लिक करना है, तो आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा। यह आप रेलवे के अलावा कहीं और भी जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है क्या आप कहीं और जॉब करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या पीएसयू में काम करते हैं। तो अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं तो उसके बारे में जानकारी आपको देना है। ठीक है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल फॉर फीस रिफंड के लिए यहाँ पर देखिए जो भी कैंडिडेट जिनकी फीस 500 रुपये लग रही है उनको दोस्तों फीस रिफंड हो जाएगी। अगर वो सीबीटी एग्जाम देते हैं तो 400 रुपये उनका रिफंड हो जाएगा, और जिनका फीस 250 रुपये लग रहा है उनका 250 रुपये रिफंड हो जाएगा अगर वो सीबीटी एग्जाम देने जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको बैंक डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी। ध्यान रखना ये सैलरी वाला बैंक अकाउंट नहीं है, सिर्फ आपकी फीस रिफंड के लिए है। तो यहाँ पर आपको नाम डालना है, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, यहाँ अकाउंट नंबर, यहाँ आपका आईएफएससी कोड, और ये ऑटोमेटिक दो चीज़ें यहाँ पर ले लेगा। तो यहाँ पर हमने सेकंड स्टेप भी दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए आपकी 10th की डिटेल यहाँ पर आपको ऐड करनी है। इसके अलावा आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों ऐड करनी है। तो यहाँ पर देखिए 10th की डिटेल ऑटोमेटिकली हमने डाल दी है मैट्रिकुलेशन की। क्वालिफिकेशन में आने के बाद यहाँ पर देखिए तो जो आपकी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी है उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो दोस्तों यहाँ पर डालिए। यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस भी है, डिप्लोमा डिग्री है, बहुत सारी हैं। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप दोस्तों यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे
जैसे मैं यहाँ पर 12th की जो डिटेल्स है वो आपके सामने फिल करता हूँ। 12th में जाने के बाद यहाँ पर देखिए मैं डालता हूँ साइंस स्ट्रीम, उसके बाद यहाँ पर स्टेट और मेरी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर फिल करता हूँ। और यहाँ पर देखिए आपसे एक चीज़ और पूछ रहा है, क्या आपके पास प्रोफिशिएंसी यानी कि पढ़ाने का अनुभव है। तो अगर आपके पास टीचिंग लाइन की जो कि पोस्ट है, तो यहाँ पर अगर पढ़ाने का अनुभव है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और किस लैंग्वेज में पढ़ाने का अनुभव है वो दोस्तों आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा पूछ रहा है कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन उसकी नॉलेज है, तो आपको इसके ऊपर यस करना है, और सारी डिटेल डालने के बाद आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। इसके अलावा देखिए कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है वो दोस्तों इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपलोड प्रोफाइल पिक्चर एंड सिग्नेचर वाले सेक्शन के ऊपर आते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको फोटो यहाँ पर डालनी है। फोटो किस प्रकार की डालनी है वो भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फोटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फोटो और सिग्नेचर की वजह से दोस्तों आपका जो फॉर्म है यहाँ पर रिजेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए सैंपल बता रखा है किस प्रकार की फोटो आपको डालनी है। देखिए इस प्रकार की फोटो आपको नहीं डालनी जिसमें आपका चेहरा प्रॉपर नहीं आ रहा हो, साइड एंगल से फोटो ली हुई हो, या चश्मा लगाया हुआ हो, बाल चेहरे पे आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड इरेगुलर है, ब्लर है, या फोटो में क्लियरिटी नहीं है, कैप वगैरह लगा रखी है। इस प्रकार की फोटो दोस्तों आपको नहीं लगानी। आपको इस प्रकार की फोटो यहाँ पर लगा रही जो आपकी पासपोर्ट साइज हो, चेहरा आपका क्लियर विजिबल हो, किसी प्रकार का चश्मा कैप वगैरह का यूज़ नहीं कर रखा हो, तो ऐसी फोटो आपको लगानी है। और कोशिश कीजिए जो बैकग्राउंड हो वो दोस्तों व्हाइट हो या फिर दोस्तों लाइट कलर का हो। तो यहाँ पर देखिए हम फोटो और सिग्नेचर है दोनों यहाँ पर अपलोड करते हैं, और फिर आपके सामने कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं अंतिम स्टेज पर, यानी कि प्रीफरेंस के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए प्रीफरेंस में क्या होता है कि अगर आपके पास अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है, तो दोस्तों आप प्रीफरेंस डाल सकते हैं कि भाई आपको कौन सी पोस्ट की प्रायोरिटी दी जाए। तो यहां पर देखिए मैं चूंकि 12th पीसीएम कर रखा है, इसलिए सिर्फ मेरे पास एक ही यहां पर पोस्ट है जो कि यहां पर एलिजिबल है। यहां पर आप देखेंगे कैटेगरी नंबर 68 की, जिसमें आप देखेंगे लैब असिस्टेंट ग्रेड 3। अगर आपके पास टीजीटी पीजीटी की डिग्री होगी तो यहां पर जो भी ये टीचिंग की वैकेंसी है, टीचर लाइन की जो वैकेंसी है, वो सारे दोस्तों यहां पर आएंगी, और आपको बस इनके ऊपर प्लस करना है और इस सीक्वेंस में यहां पर जमा है। तो जैसे हमने प्लस किया तो यहां पर देखिए सीक्वेंस में नंबर 1 पर लग चुका है। अब चूंकि यहां पर एक ही पोस्ट जिसके लिए मैं एलिजिबल हूं, इसलिए बाकी जो पोस्ट है यहां पर नहीं आ रही है। इसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है नीचे, और यहां पर एक डिक्लेरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इस डिक्लेरेशन को आपको एक्सेप्ट करना है, और यहां पर प्लेस के अंदर डालना है आपका नियर बाई सिटी का नाम। तो यहां पर आपको नियर बाई सिटी डालनी नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन में जैसे आप क्लिक करेंगे, आपने जो भी फॉर्म में जो भी डिटेल यहां पर डाली है सारी की सारी दोस्तों आपको शो हो जाएंगी। एक बार फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले आप ये सारी चीजें यहां पर चेक जरूर करें, क्योंकि अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो दोस्तों इसके बाद आपका यहां पर पैसा लग जाएगा अगर आप कोई भी करेक्शन करेंगे तो यहां पर आई हैव रीचेक्ड एंड अबोव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट, और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर देखिए लिखा भी आ रहा है, अगर आप इसको सबमिट कर दिए तो दोस्तों बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। Applicant will not able to make any corrections in the online application after submission। तो यहां पर देखिए हमने सारी चीजें चेक कर ली हैं, हमें कोई भी चेंज नहीं करना, हम सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहां पर देखिए इसके बाद हम आ गए हैं पेमेंट पेज के ऊपर। आपको देखिए पेमेंट यहां पर करना होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए पेमेंट करने के लिए आपको यहां पर पे विद एसबीआई ई-पे के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आप देख सकते हैं इधर के ऊपर आया है, यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए बता रखा है कि फीस आपकी नॉन रिफंड होने वाली है, ठीक है। और यहां पर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए अलग अलग टाइप के जो है यहां पर ऑप्शंस आपके पास, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा दोस्तों आपके पास नेट बैंकिंग, एनईएफटी और एसबीआई ब्रांच पेमेंट। यहां पर सबसे अच्छा है आप दोस्तों यूपीआई से पेमेंट कीजिए। यहां पर देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप दोस्तों यूपीआई आईडी यहां पर एंटर कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड है जिसको स्कैन कर सकते हैं। कोई सा मेथड इसका आप यूज कर सकते हैं। तो यूपीआई कोड है, इसको आप दोस्तों यहां पर पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहां पर क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। 2 तरीके, या तो आप दूसरे फोन से दोस्तों इसको स्कैन कर सकते हैं, या दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद ही जो है यहां पर इस जो स्क्रीनशॉट है उसके माध्यम से पेमेंट यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए 5 मिनट का टाइमर आपका आता है, इसको पेमेंट आप कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका फॉर्म यहां पर सक्सेसफुली फॉर्म फिल हो जाएगा। बाकी इसके बारे में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी डाउट है, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।